बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अयोर्टिक डायसेक्शन एंड एन्यूरिज्म। ठीक है, इसमें फ़र्क है। देखिए, मैं आप लोगों को अगर सिंपल सी अयोर्टा की कैलिबर बता दूं एनाटोमिकली कि अयोर्टा किस तरह दिखती है। ठीक है जी। किसी भी आर्टरी को अगर आप ले लें तो हमने ये बात डिस्कस की है कि आर्टरी के अंदर हाउ मेनी लेयर्स आर देयर, 3 लेयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। इन 3 लेयर्स को अगर आप लोग नाम देंगे तो मैं बताता हूँ। अगर आप लोग इसको नोट करें तो अपने पास कॉपी में लिखे। सबसे बाहर वाली लेयर को ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं। मिडल को ट्यूनिका एंटीमा कहते हैं। और ट्यूनिका मीडिया और सबसे अंदर वाले को ट्यूनिका एंटीमा कहते हैं। तो मतलब किसी भी आर्टरी का इंक्लूडिंग अयोटा जो सबसे इंटरनल लेयर होता है अंदर ल्यूमिन की तरफ, दैट इज ट्यूनिका एंटीमा। मिडल इज ट्यूनिका मीडिया। कभी कभार क्या होता है कि इस एंटीमा के अंदर टीयरिंग होती है। तो जब ये ट्यूनिका एंटीमा, अगर इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा करके दिखाऊं तो ये एंटीमा है, ये मीडिया है। अगर इस एंटीमा लेयर के अंदर यहाँ पे टीयरिंग आ जाए तो फिर ब्लड क्या करेगी, स्केप करेगी, एंड दैट विल अकोमोलेटेड इन बिटवीन tunica intima and media. This type of concept is called aortic dissection. That is the intimal tearing, the dissection of the blood which is coming between media and tunica intima of the aortic wall. Actually, इसकी मोस्ट कॉमन एरिया क्या है? प्रॉक्सिमल 10 सेंटीमीटर ऑफ aorta, that is high stress region with pre-existing weakness of tunica media. अगर आर्टरी के अंदर लेयर में पहले से कोई वीकनेस हो और अयोटा का वो पार्ट जो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ नज़दीक हो, दैट इज हाई प्रेशर एरिया, उसके अंदर अयोटिक डायसेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। द मोस्ट कॉमन काज इज हाइपरटेंशन, स्पेशली ओल्डर एडल्ट में, also associated with inherited defect of connective tissue disorder, that is in younger individual। मतलब जिन लोगों की एज 50 प्लस है उसमें aortic dissection की जो लीडिंग काज है दैट इज हाइपरटेंशन। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा निकलती है। तो उन लोगों में जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा होती है उनमें पहले से अयोटा के अंदर वीकनेस होती है, क्योंकि उम्र के साथ साथ एज के साथ साथ चेंजेस आती है। और उन लोगों में अगर ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो जाए तो ट्यूनिका एंटीमल टीयरिंग की वजह से उनमें अयोटिक डायसेक्शन के चांसेस ज़्यादा होती हैं। हाइपरटेंशन रिजल्ट इन हाइलीन arteriolosclerosis of vasa vasorum, decreased flow causes atrophy of the media. What is vasa vasorum? Vasa vasorum वो छोटे छोटे वेसल्स होते हैं जो आर्टरी को खुद फीड करते हैं। हम कहते हैं कि जो आर्गन है उनकी ब्लड सप्लाई डिपेंडेंट होती है किस पे, मतलब आर्टरीज पे। लेकिन आर्टरीज को जो खुद ब्लड मिलती है वो वेजा वेजोरम से। जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है उसमें लीडिंग काजेज मार्फन सिंड्रोम, एहलर डेल्लास सिंड्रोम, which classically lead to weakness of connective tissue in the media leading to cystic medial necrosis। तो इसमें जो aortic dissection है यंगर एडल्ट के अंदर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर द मोस्ट कॉमन काजेज मार्फन सिंड्रोम। और जो ओल्डर एज के लोग हैं जिनमें प्रीवियसली हाइपरटेंशन की हिस्ट्री होती है उनमें अगर शार्प टीयरिंग चेस्ट पेन आ जाए दैट रेडिएट टू द बैक। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लू फॉर aortic dissection कि a patient who has hypertension history from last 10 to 15 ईयर और उसमें सडन ऑनसेट एक्यूट शार्प चेस्ट पेन आ जाए विच इज रेडिएटिंग टुवर्ड द बैक, थिंक अबाउट aortic dissection। इसमें क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन पेरिकार्डियल टेम्पोनॉट, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन दिस पेशेंट। Rupture lead to fatal hemorrhage, obstruction of the branching artery like coronary or renal। And if aortic dissection is very very severe तो फिर जो ब्लड है वो aortic lumen से इस तरह ब्लड आगे जाने की बजाय इस एरिया के अंदर जमा होती जाएगी और आगे ब्लड का जाना कम होगा which leads to end organ ischemia। तो aortic dissection की वजह से end organ ischemia होता है। लेकिन आप लोगों ने जो याद रखना है कि any patient who has a previous history of hypertension suddenly presented with acute sharp chest pain that is radiate to the back side, think about aortic dissection। फिर thoracic aneurysm है। अब एनोरिज्म क्या है? अगर किसी भी आर्टरी की लेयर जो है बाहर की तरफ आउट पाउच करे। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी आर्टरी के अंदर हाउ मेनी लेयर्स, 3 लेयर्स आर देयर। ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एंटीमा, ये 3 लेयर्स होते हैं। अगर इन लेयर्स की एबनॉर्मल आउट पाउचिंग होती है उसको हम एनुरिज्म कहते हैं।
अगर फिर वो एनुरिज्म जिसमें तीनों लेयर बाहर की तरफ जाए वो ट्रू एनुरिज्म है, और जिसमें कोई आध लेयर जो है वो एब्सेंट हो, एक या दो लेयर बाहर जाए, वो सूडो एनुरिज्म है। सो इट इज द बैलूनिंग लाइक डायलेटेशन ऑफ thoracic aorta due to weakness in the aortic wall, classically seen in tertiary syphilis and arteritis of the vasa vasorum, result in luminal narrowing, decreased flow and atrophy of the vessel walls। इसका मतलब यह है कि अगर एओर्टा के अंदर there is abnormal dilatation of the vessel layer, that is called thoracic aortic aneurysm, और ये tertiary syphilis में होता है, in which multiple organ can be fail, और tertiary syphilis which is a STI caused by sexually transmitted infection like ट्रिपोनिमा पेरियडम, उसमें thoracic aorta aneurysm कॉमन है, और इसमें barked reappearance of aorta आती है। Major complication is the dilation of aortic valve root resulting in aortic valve regurgitation and insufficiency। अगर ये हार्ट है फॉर एग्जाम्पल, और आप लोग को मैंने लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ से एओर्टा निकलता है, तो अगर इस एओर्टा की वॉल को हम डायलेट करें तो इट विल स्ट्रिच दिस एओर्टिक वॉल, और एओर्टिक वॉल अगर बियॉन्ड द लिमिट खुल जाए इट विल नॉट क्लोज प्रॉपरली, so there will be backward flow of the blood from aorta back to ventricle, that is called aortic valve regurgitation। Other complication, compression of mediastinal structure like airway or esophagus, thrombosis and embolism। So aortic aneurysm is a very dangerous condition we have to treat, that is on time। Very important point to note it। फिर है abdominal aortic aneurysm। There is a balloon-like dilatation of abdominal aorta, usually arises below the renal artery but above the aortic bifurcation। देखिए अगर यहाँ पे मैं आप लोग को एक सिंपल सी डायग्राम के जरिए समझाऊं, that will be easy to understand। This is the abdominal aorta। ये क्या है? Abdominal aorta। It start from T12 and it end on the L4। ये नंबर 4 पे एंड होती है। तो we can say abdominal aorta is bifurcate into common iliac arteries at the level of L4 but start from T1। तो इसकी दरमियान में L1, L2 and L3। अब सवाल यह है कि at the level of L2 on both sides this renal artery arises, और रीनल आर्टरी वो आर्टरीज है जो किडनी को, गुर्दों को ब्लड सप्लाई देती है। तो रीनल आर्टरीज आर टू, लेफ्ट किडनी सप्लाइड बाय लेफ्ट रीनल आर्टरी, राइट किडनी सप्लाइड बाय राइट रीनल आर्टरी, और ये दोनों आर्टरीज एब्डोमिनल एओर्टा से निकलती है एट द लेवल ऑफ L2। तो इसके नीचे और बाइफोर्केशन L4 से ऊपर, यहाँ एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर डायलेटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये एमसीक्यूज में भी आता है कि the weakest area of abdominal aorta below the level of by region of renal artery and above bifurcation, primarily due to atherosclerosis usually seen in a male who is smoking for more than 60-year-old with hypertension। Atherosclerosis increases the diffusion barrier to media, resulting in atrophy and weakness of wall। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसके अंदर जो आर्टरी है उनकी वॉल जो है, लेयर जो है, दे बिकम वेरी हार्ड। और आप लोगों को पता है कि हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस भी होते हैं, और वहाँ पे एनोरिज्म भी होती है। प्रेजेंट इज पल्सटाइल एब्डोमिनल मास दैट ग्रो विद द टाइम, दैट इज अ वेरी important clue for abdominal aortic aneurysm। Pulsatile mass in the abdomen that is grow with the time. Think about abdominal aortic aneurysm। The major complication is rupture, classically when it is dilated more than 5 centimeter in diameter, present with triad। अगर फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है, वो रप्चर करे तो वहां से ब्लीडिंग होगी, और जब ज्यादा ब्लड निकलेगी तो इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम कम होगी, तो हाइपोटेंशन, pulsatile abdominal mass and flank pain। These three are the clinical triad of rupture of abdominal aortic aneurysm। और जो abdominal aortic aneurysm है उनकी रप्चर चांसेस तब बढ़ती है when ballooning of the aorta become more than 5 centimeter in diameter। Other complication is compression of local structure like ureter and thrombosis and embolism। तो प्लीज आप लोगों ने याद रखना है, इससे पहले हमने पढ़ा कि previously a known case of hypertension presented with abrupt sharp chest pain radiate to the backside, think about aortic dissection। but अगर the patient who has a previous history of hypertension or atherosclerosis presented with
pulsatile abdominal mass that grow with the time, always think about abdominal aortic aneurysm, which is very important in the exam. इसके बाद लास्ट जो है एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड वस्कुलर ट्यूमर। इसका मतलब यह है कि वो कैंसर्स जो ब्लड वेसल से निकल सकते हैं उनको हम कहते हैं वस्कुलर ट्यूमर्स, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले हेमेंजियोमा, इट इज अ बिनाइन ट्यूमर कंपोज्ड ऑफ ब्लड वेसल। इसका मतलब यह है कि वो ट्यूमर एक बिनाइन जो ब्लड वेसल से निकले, दैट इज हेमेंजियोमा, कॉमनली प्रेजेंट एट बर्थ, ऑफन रिग्रेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। मतलब ये जो हेमेंजियोमा से ये यूजुअली बाय बर्थ पैदाइशी तौर पे बच्चों में होता है और चाइल्डहुड में ये रिग्रेस करता है और मोस्टली ये स्किन और लीवर को इन्वॉल्व करता है। फिर इसके बाद है एंजियोसार्कोमा, a malignant proliferation या malignant cancerous multiplication of endothelial cell which is highly aggressive. The common site for angiosarcoma like skin, breast and liver. Like liver angiosarcoma is associated with exposure to. Now this one is a very important area for the exam question. PVC, आप लोगों ने पाइप्स वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा ये प्लास्टिक के जो पाइप्स होते हैं उस पे पीवीसी लिखा होता है, पॉली विनाइल क्लोराइड और आर्सेनिक। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग इन दो चीज़ों को या इनके फैक्ट्रीज में काम करते हैं और इन दोनों चीज़ों को लॉन्ग टर्म से एक्सपोज होते हैं तो उन लोगों के अंदर एंजियोसार्कोमा ऑफ द लीवर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पॉली विनाइल क्लोराइड एंड आर्सेनिक आर दी कार्सिनोजेंस। ये क्या है? Carcinogen, they has the ability to cause cancer in those patients who are exposed very from long time, and they can cause liver angiosarcoma. Sarcoma is always a malignant cancer, and malignant cancer has the ability to metastasize from one part to another. इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड कापोसी सार्कोमा। इट इज a low grade malignant proliferation. इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने सीखनी है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया टू get from here, it is a low grade malignant proliferation of endothelial cell associated with HHV8. Now this is the area you people must know about it because the examiner love to ask this question कि वो कौन सी vascular tumor है that is associated with HHV8, human herpes virus 8, that is Kaposi sarcoma. Present is a purple patches, plaques or nodules on the skin, may also involve vessel organ. Classically seen in older Eastern European male, tumor remain localized to the skin and treatment involves surgical removal. अगर पर्पल पैचेस प्लाक्स या नोड्यूल की शक्ल में हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 8 HHV8 के साथ कोई वस्कुलर ट्यूमर आ जाए, थिंक अबाउट कापोसी सार्कोमा। और इसके अंदर हमें अगर स्किन पे इसके नोड्यूल मिल जाए, वी हैव टू लोकली रिमूव इट। एड्स पेशेंट में वेरी कॉमन, अगर एड्स पेशेंट में कैंसर हो जाए, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो एड्स पहले से एक इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट है, उसमें ट्यूमर स्प्रेड वेरी अर्ली, द ट्रीटमेंट इज एंटी रेट्रोवायरल एजेंट। इसका मतलब यह है टू बूस्ट इम्यून सिस्टम। इसमें यहाँ पे जो आप लोगों ने एक चीज़ समझनी है, हॉस्पिटल में भी काम करते वक्त ये चीज़ याद रखनी है कि HIV वायरस जो इन्फेक्शन है एड्स, दैट इज कैन काज इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट, और जो एड्स के अंदर हमारे सेल डिस्टर्ब होते हैं, दैट इज CD4 T सेल। तो हमें एंटी रेट्रोवायरल थेरापी इसलिए देनी है ताकि हम इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट कर सके। ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट, ट्यूमर स्प्रेड अर्ली एंड ट्रीटमेंट इन्वॉल्व डिक्रीज इम्यूनो सप्रेशन। तो याद रखें जो ओल्डर पेशेंट है, एड्स पेशेंट है और ट्रांसप्लांट पेशेंट है, उनके अंदर पहले से इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। उन लोगों के अंदर अगर HHV8 के साथ कोई लो ग्रेड मलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड कापोसी सार्कोमा। तो इसके साथ हमारा जो वस्कुलर पैथोलॉजी का एक टॉपिक है, एक पूरा चैप्टर है, वो यहाँ पे एंड हो रहा है। इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।